देखिएगा अब यहाँ पर। तो अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बुद्धिज्म में, वो है बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध महासंगीतियाँ। बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध महासंगीतियाँ, ये हमारा टॉपिक होगा। तो देखिए, जब भी बुद्ध रिलीजन में या हम किसी और जैन रिलीजन की बात करें, जब भी कोई नया रिफॉर्म करना होता है, कोई नया चेंज करना होता है, कोई नया सुधार करना होता है, तब उस धर्म के बड़ी बड़ी सम्मेलन होते हैं, बड़ी बड़ी संगीतियाँ ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे हम बोलते हैं महासंगीतियाँ या संगीतियाँ। क्लियर। इस तरह से देखा जाए तो जैन रिलीजन में दो बुद्धिस्ट काउंसिल, 2 जैन काउंसिल हुई, और बुद्ध रिलीजन में 4 काउंसिल्स का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल की। यहाँ पे हम अगर बात करें काउंसिल से रिलेटेड, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले काउंसिल कौन सी काउंसिल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कब ऑर्गेनाइज की गई है, उनका ईयर क्या है, कहाँ पर की गई है, चेयरमैन कौन थे और उसका रिजल्ट क्या था। अच्छा, एक और पॉइंट होगा इसमें कि किस शासक ने, किस रूलर ने इसे क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो रूलर का नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट काउंसिल की, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बौद्ध संगीति। तो जो पहली बौद्ध संगीति थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी उसी वर्ष जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इट मींस फर्स्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई 483 बीसी, क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 बीसी में ड्यू टू डिसेंट्री, अतिसार रोग के कारण। तो डिसेंट्री, अतिसार रोग के कारण उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन से उनकी डेथ हुई थी 483 बीसी में, और उसी वर्ष फर्स्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, किस जगह ऑर्गेनाइज की गई थी? तो अगर हम बात करें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ऑर्गेनाइज की गई थी राजगृह में। राजगृह या राजगृही की बात करें तो ये मगध की उस समय पर कैपिटल हुआ करती थी, और उस समय मगध पर शासन था अजातशत्रु का। तो जो फर्स्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी, उस शासक का नाम क्या था? अजातशत्रु। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हमने इसमें एक कॉलम नहीं बनाया है, पर आप लोग ध्यान रखना, इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराने वाले जो शासक थे, जो रूलर थे, उनका नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु नामक रूलर ने, जो हर्यक डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इस फर्स्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। अगर हम बात करें चेयरमैन की, इस काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। महाकश्यप एक बुद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध संत थे, उन्होंने इस काउंसिल की अध्यक्षता की। अब सबसे खास बात आती है रिजल्ट की, यानी कि इस काउंसिल में बेसिकली क्या किया गया। देखिए, इस काउंसिल में 2 पिटक लिखे गए थे, 2 पिटक का कंपाइलेशन किया गया था, 2 पिटक यहाँ पे संकलित किए गए थे। 2 पिटक या पिटाका का मतलब होता है बुद्धिस्ट लिटरेचर को ही बुद्ध पिटक कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें पिटकों की, तो टोटल 3 पिटक हैं, लेकिन यहाँ पर शुरू में 2 पिटक लिखे गए। कौन कौन से? एक था सुत्त पिटक, और सबसे पहले जो थे विनय पिटक और सुत्त पिटक। सबसे पहले जो पिटक लिखे गए वो सुत्त पिटक और विनय पिटक। क्लियर। तो यहाँ पर विनय पिटक और सुत्त पिटक का क्या हुआ? कंपाइलेशन हुआ। सबसे पहला विनय और दूसरा सुत्त पिटक। तो ये 2 पिटक यहाँ पर लिखे गए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सुत्त और विनय। इन दोनों पिटकों की अगर हम बात करें, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक लिखा था गौतम बुद्ध के सबसे फेवरेबल डिसिपल आनंद ने, और विनय पिटक भी लिखा था उनके दूसरे फेवरेबल डिसिपल उपाली ने। तो आनंद ने लिखा सुत्त और उपाली ने लिखा विनय पिटक। क्लियर। हमें सब्जेक्ट मैटर से मतलब है। देखिए, सुत्त पिटक के अंदर गौतम बुद्ध की जो भी शिक्षा है उनको सम्मिलित किया गया है। इट मीन्स ऑल द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध इज कंपाइल्ड इन सुत्त पिटक, दैट वाज रिटन बाय आनंद। एंड जो विनय पिटक है, विनय पिटक में विनय पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के लोगों के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, नियम बताए गए हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म को जो भी अपनाएगा वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार चलेगा, और उन्हें जो सारे रूल्स मिलेंगे, जो नियम मिलेंगे, वो किसके अंदर मिलेंगे? विनय पिटक के अंदर। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली फर्स्ट काउंसिल की। फर्स्ट काउंसिल के बाद कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट, कोई भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ अगले 100 वर्षों तक। तो 100 वर्षों तक किसी प्रकार का डिस्प्यूट या किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट काउंसिल में ये डिस्प्यूट था कि अगला जो सक्सेसर कौन होगा। तो सक्सेसर की जो बात थी, उत्तराधिकारी की जो बात थी, वो गौतम बुद्ध ने पहले ही बता दी थी कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, वही एक प्रकार से कार्य करेगी, और उन्हीं के अनुसार लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, उन्हीं के नियमों के अनुसार चलेंगे। तो कोई भी सक्सेसर नहीं होगा। क्लियर। ठीक है। अब हम बात करें सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल। अब दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो 100 ईयर यानी कि 100 वर्ष के बाद हुई। इट मीन्स 383
बीसी। 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। सेकंड जो काउंसिल की गई थी वो की गई थी वैशाली में। वैशाली जो बिहार में आता है, तो वैशाली जो कैपिटल थी वज्जी महाजनपद की, तो वैशाली में ऑर्गेनाइज की गई सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इस सेकंड काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो थे सवागामी। सवागामी या सवामीर, दो नाम है, अलग अलग बुक्स में आप लोगों को अलग अलग नाम मिल सकते हैं। यहाँ पर हम नाम लिख चल रहे हैं। सवागामी नामक बुद्ध भिक्षु ने इस काउंसिल का क्या किया है, अध्यक्षता की। अगर हम बात करें किस शासक ने इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया था, तो इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराने वाले जो रूलर थे, जो राजा थे, वो थे कालाशोक। समझ गए ना, किस शासक के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, कालाशोक। तो शिशुनाग डायनेस्टी के एक शासक थे जिनका नाम क्या था, कालाशोक। ठीक है। अब सबसे खास बात आती है कि बेसिकली इस काउंसिल को क्यों ऑर्गेनाइज कराया था। इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराने के पीछे का बेसिकली रीजन क्या था, उसका कारण क्या था। तो देखिए 100 ईयर के बाद ये क्वेश्चन उठने लगा कि बुद्ध धर्म में शामिल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अभी तक जो कंडीशन चल रही थी बुद्ध धर्म में शामिल होने की, वो ये थी कि आपकी जो एज है वो 15 ईयर होना चाहिए और आपने अपना गृह त्याग कर दिया हो, आप सन्यासी बन गए हो, उसी के बाद आप बुद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं। तो मेनली जो रीजन था बुद्ध धर्म में शामिल होने की, जो कंडीशन थी वो ये थी कि सबसे पहले तो आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी हो, 15 ईयर हो, 15 वर्ष आपकी आयु हो चुकी हो और आपने गृह त्याग कर दिया हो, तभी आप बुद्ध धर्म में शामिल हो सकते थे। यहाँ पर कुछ लोग ये चाहते थे कि इस जो कंडीशन है उससे छुटकारा मिलना चाहिए और जो गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन में जीते हैं, उन्हें भी बुद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति मिलना चाहिए। तो इस काउंसिल में ये बात का निर्धारण हुआ। अब कुछ लोग इसमें सहमत रहे, कुछ लोग सहमत नहीं रहे। जो लोग सहमत हुए और जो लोग गृहस्थ लोग थे और बुद्ध धर्म में शामिल हुए, उन्हें कहा गया स्थावीर। उन्हें कहा गया स्थावीर। स्थावीर का मतलब कि ऐसे लोग जो गृहस्थ थे और बुद्ध धर्म में शामिल हुए। और दूसरा जो ग्रुप था वो था महासंघिका। महासंघिका जो वो लोग थे जो इस बात से जो सहमत नहीं थे और वो ये चाहते थे कि 15 ईयर के बाद और गृह त्याग करने के बाद ही बुद्ध धर्म में शामिल हुआ जा सकता है। क्लियर। तो इस तरह से बुद्ध धर्म में एक स्थावीर और एक महासंघिका नामक दो ग्रुप कहलाए उस समय पर। तो सबसे पहला स्थावीर। स्थावीर वो लोग जो गृहस्थ थे, सामान्य लोग थे और बुद्ध धर्म में शामिल होना चाहते थे। और दूसरा ग्रुप बना महासंघिका। महासंघिका। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इन शुरू की स्टार्टिंग की दो काउंसिल के बेसिकली क्या रिजल्ट थे, क्या उनके ऑब्जेक्ट थे। इस तरह से हमने दो काउंसिल को डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और थर्ड काउंसिल की हम बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो थर्ड काउंसिल हुई उसमें क्या क्या उनके रिजल्ट रहे, क्या ऑब्जेक्ट रहे, उसके ऊपर गौर करते हैं। ठीक है, तो थर्ड काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी 251 बीसी में, 251 बीसी में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी वहां पर जिस समय ये ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे, जो रूलर थे, वो थे अशोक। इट मींस जो थर्ड काउंसिल थी वो किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? अशोक ने। अशोक जो शासक थे उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। चेयरमैन की अगर हम बात करें, उस काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो थे मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस। क्लियर। अब हमें तो ऑब्जेक्ट से मतलब है, इस काउंसिल का क्या ऑब्जेक्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला, इस काउंसिल में क्या हुआ था, उसका परिणाम क्या था, अगर हम उसकी बात करें। इस काउंसिल में एक और पिटक का संकलन किया गया, एक और पिटक लिखा गया। एक और पिटक का संकलन हुआ बुद्ध रिलीजन के साहित्य में, बुद्ध धर्म के लिटरेचर में, जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि अभिधम्म पिटक का क्या हुआ है? कंपाइलेशन हुआ है। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोगलीपुत्र तिस।
तो मोगलीपुत्र तिष्य ने ही अभिधम पिटक का क्या किया, लिखा है और उसे इस समय पर कंपाइल किया गया बुद्ध लिटरेचर के अंदर। क्लियर। एक चीज और, थर्ड काउंसिल के बाद ही अशोक ने यह तय किया कि वो विश्व के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न भागों में बुद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजेंगे और बुद्ध धर्म को स्प्रेड करेंगे, बुद्ध धर्म का विस्तार करेंगे। जैसे कि हमें पता है अशोक ने अपने पुत्र आनंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्लियर। इस तरह से हमने थर्ड काउंसिल यानी तीसरी काउंसिल तक की चीज़ों को हमने यहाँ पर समझा। अब देखते हैं आगे और डिस्कस करते हैं फोर्थ काउंसिल के बारे में, इट मीन चौथी संगीति के बारे में। अब देखिएगा फोर्थ काउंसिल। फोर्थ काउंसिल जो ऑर्गेनाइज की गई थी वो 81 AD में ऑर्गेनाइज की गई थी। क्लियर। आप लोगों को यहाँ पर जो सब हैं वो सब BC में चल रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। और ये जो काउंसिल है ये ऑर्गेनाइज की गई थी 81 AD में। हो सकता है आप लोगों को बुकों में यहाँ पे 98 या 98 भी देखने को मिल जाए, 100 भी देखने को मिल जाए, बट जो सही है वो है 81 AD। क्लियर। 81 AD में जो ऑर्गेनाइज की गई थी, ये ऑर्गेनाइज की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो यहाँ पर जो प्लेस होगा वो होगा कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में इस काउंसिल का जो है ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराने वाले जो शासक थे वो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक जिनका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क नामक शासक के द्वारा इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस काउंसिल में जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता जो की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करें अध्यक्षता की, तो कुषाण कनिष्क वंश के शासक कनिष्क के ही दरबार में दो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जिनका नाम था वसुमित्र और अश्वघोष। तो इस काउंसिल के एक तो अध्यक्ष हुए वसुमित्र और एक हुए उपाध्यक्ष, इट मीन वाइस चेयरमैन, जिसका नाम था अश्वघोष। तो यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूं, अश्वघोष जो वाइस चेयरमैन हुए। अश्वघोष। क्लियर। तो चेयरमैन थे वसुमित्र और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। क्लियर। इस काउंसिल के एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। अब हमें मतलब है ऑब्जेक्ट से इस काउंसिल में रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फोर्थ काउंसिल का जो रिजल्ट था, जो परिणाम था वो ये था कि बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट। बुद्ध धर्म का दो शाखाओं में, दो भागों में विभाजन हुआ। क्लियर। इस काउंसिल के बाद बुद्ध धर्म का दो भागों में क्या हुआ, विभाजन हुआ। और जिन दो भागों में बुद्ध धर्म का विभाजन हुआ इस काउंसिल में, उनका नाम था हीनयान और महायान। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट, दी सेक्ट आर नोन एज हीनयान एंड महायान। हीनयाना एंड महायाना। क्लियर होगी बात। तो यहां पर हम समझ गए कि बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट, हीनयान एंड महायान। हीनयान और महायान के रूप में बुद्ध धर्म का दो भागों में क्या हो गया है, डिवीजन हो गया है, विभाजन हो गया है फोर्थ काउंसिल। अगर इन दोनों संप्रदायों की बात करें, इन दोनों शाखाओं की बात करें बुद्धिज्म की, तो आप लोग बस इतना समझ लें, हीनयान जो शाखा के लोग हैं, हीनयान जो संप्रदाय के लोग हैं और महायान जो संप्रदाय के लोग हैं, उन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। हीनयान जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस ये है, दे डिड नॉट बिलीव इन आइडोलेट्री। बट महायान सेक्ट के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में भरोसा रखते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध की जो है मूर्तियां बनाई हैं और मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। क्लियर। तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस, हीनयान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को ईश्वर या भगवान नहीं मानते हैं, वो उन्हें कोई देवता के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, वो उन्हें सिर्फ एक पथ प्रदर्शक के रूप में मानते हैं जिसने कि उन्हें रास्ता दिखाया। तो ये गौतम बुद्ध को एक रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक मानते हैं। क्लियर। अगर हम महायान की बात करें, महायान सेक्ट के लोग गौतम बुद्ध को ईश्वर या भगवान या देवी अवतार के रूप में मानते हैं और वो ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध ही है जो हमें मोक्ष दिलवाएंगे, यानी मोक्ष दिलवाने का जो रास्ता है वो गौतम बुद्ध से जाता है। जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि मोक्ष हमें अपने कर्मों से ही मिल सकता है, हमारे अपने कर्मों के माध्यम से ही सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन, कई इन चीज़ों के माध्यम से
हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जबकि महायान सेक्ट के लोगों का मानना है कि इन सारी चीज़ों के अलावा गौतम बुद्ध जो एक देवी रूप हैं, एक देवी देवता के रूप हैं, उनके द्वारा ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है या वही हमें मोक्ष दिलाएंगे, ऐसा इनका मानना है। क्लियर। अगर हम बात करें संख्या की तो हीनयान संप्रदाय के लोग कम हैं और महायान संप्रदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। हीनयान संप्रदाय 3 देशों में पाए जाते हैं, एक म्यांमार में, श्रीलंका में और इंडोनेशिया में। जबकि पूरे एशिया की जितनी भी मैक्सिमम कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज में जहाँ पर बुद्धिज्म है वहाँ पर महायान सेक्ट है। क्लियर। और इन 3 कंट्रीज में कौन सा सेक्ट है? हीनयान सेक्ट। क्लियर। तो बेसिकली डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा, हीनयान और महायान का क्या डिफरेंस है, हल्का हल्का सा आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर। इस तरह से हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया बुद्धिज्म का, जिसका नाम था बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए, काउंसिल किसी प्रकार का रिफॉर्म, किसी प्रकार का डिस्प्यूट जब होता था तब ये सम्मेलन या काउंसिल या महासंगीतियों का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था, जिसमें उस रिफॉर्म को करने के लिए या उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम होता था। तो फर्स्ट काउंसिल जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय हुई, सेकंड उनकी डेथ के 100 ईयर बाद हुई, थर्ड 251 में हुई और फोर्थ जो है वो 81 AD में हुई। क्लियर। फर्स्ट काउंसिल देखिए शुरू की 3 काउंसिल मगध में हुई थी, तो मगध की जो कैपिटल थी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट थी। इट मीन्स पहले राजगृह, फिर वैशाली और फिर पाटलिपुत्र। और चौथी काउंसिल का ध्यान रखना है, चौथी काउंसिल जो है मगध में नहीं हुई थी। चौथी काउंसिल कनिष्क या कुषाण वंश के समय, कनिष्क जो शासक थे उनके समय पर हुई थी। कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है। चेयरमैन की बात करें तो महाकश्यप, सभागामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र और एक वाइस चेयरमैन अश्वघोष। क्लियर। राजाओं की, शासकों की बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यहाँ पर रिजल्ट ध्यान रखना है आप लोगों को। फर्स्ट काउंसिल में 2 पिटकों का संकलन किया गया था, विनय पिटक और सुत्त पिटक, या सुत्त पिटक और विनय पिटक, जिसे आनंदरू पाली ने लिखा था, जो गौतम बुद्ध के सबसे फेवरेबल डिसिपल थे। ठीक है। सेकंड काउंसिल में क्या ऑब्जेक्ट निकला? तो सेकंड काउंसिल में एक डिस्प्यूट आया कि बुद्ध धर्म में शामिल होने के लिए जो कंडीशन है 15 ईयर और गृह त्याग की, बुद्ध संत साधु बनने की या तपस्वी बनने की, उस कंडीशन को छोड़कर सामान्य जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग हैं वो बुद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं, उन्हें कहा गया स्थविर। और जो 15 ईयर की एज के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर तपस्वी बनकर शामिल होते हैं, उन्हें कहा गया महासंघिका। ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड काउंसिल की। तो थर्ड काउंसिल में एक नया पिटक जोड़ा गया जिसका नाम था अभिधम्म पिटक, जिसे लिखा था मोगलीपुत्र तिस्स ने, जिसमें बुद्ध धर्म के जो भी फिलोसॉफी हैं, जो भी दार्शनिक चीज़ें हैं, जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनका कंपाइलेशन हुआ। तो सब्जेक्ट मैटर ध्यान रखना है। फर्स्ट जो पिटक है सुत्त, उसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा है। सेकंड पिटक में गौतम बुद्ध धर्म के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है, और विनय पिटक में और जो अभिधम्म पिटक है उसमें बुद्ध धर्म के फिलोसॉफिकल जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो है। ठीक है। फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ? तो फोर्थ काउंसिल में जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में या 2 ब्रांचेस में क्या हुआ? डिवाइड हुआ, जिनके नाम है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें ध्यान से समझ लेना। सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये कि हीनयान डिड नॉट बिलीव इन आइडोलेट्री एंड महायान बिलीव्स इन आइडोलेट्री। महायान सेक्ट के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, हीनयान सेक्ट के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। क्लियर। हीनयान संप्रदाय गौतम बुद्ध को एक पथ प्रदर्शक मानता है, कोई देवता या ईश्वर के रूप में कंसिडर नहीं करता। महायान सेक्ट के लोग गौतम बुद्ध को एक ईश्वर मानते हैं और वो ये मानते हैं कि उन्हें जो मोक्ष दिलवाएंगे वो गौतम बुद्ध ही दिलाएंगे। हीनयान सेक्ट के लोगों का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर अपने कर्म के आधार पर ही और मेडिटेशन के द्वारा ही मिल सकती है, जबकि इनका मानना है कि गौतम बुद्ध ही है वो जिनके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से हमने डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था बुद्धिस्ट काउंसिल। अब हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो उन्होंने टीचिंग्स दी है, उसके बारे में। क्लियर। देखिएगा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की शिक्षाएं। तो बेसिकली डिस्कस करना है बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। क्लियर। तो जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं, उनके ऊपर अगर हम गौर करें, सबसे पहली जो टीचिंग है आपके सामने वो है 4 नोबल ट्रूथ। इट मीन्स 4 आर्य सत्य। 4 नोबल ट्रूथ का मतलब होगा 4 आर्य सत्य। अब गौतम बुद्ध ने जो सबसे बड़े सत्य, जो जीवन के मानव जीवन की जो सबसे बड़े जो ट्रूथ हैं, सबसे बड़े जो सत्य हैं वो बताए हैं, और वो ये हैं जिसमें सबसे फर्स्ट है सोरो। सोरो का मतलब दुख। इट मीन्स कि हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ, मानव जीवन दुखों से भरा हुआ है। सेकेंड है कॉजेज ऑफ सोरो। इट मीन्स दुख का कारण है, और दुख का कारण उन्होंने बताया है डिजायर्स या तृष्णाएं या इच्छाएं। तीसरा जो नोबल ट्रूथ है वो है प्रिवेंशन ऑफ सोरो। इट मीन्स कि उस दुख के कारण का निवारण भी संभव है। चौथा जो कारण है चौथा जो ट्रूथ है वो है द पाथ
ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सोरो, इट मीन्स दुख को समाप्त करने का रास्ता। क्लियर? तो जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, टीचिंग का जो पहला टॉपिक है वो है 4 नोबल ट्रूथ, यानी 4 आर्य सत्य। वो क्या है? वो ये है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख का निरोध समाप्त करने का रास्ता भी है। क्लियर? ये हो गई पहली टीचिंग। अब जो दूसरी टीचिंग हमने यहाँ पे लिखी है वो है 8 फोल्डेड पाथ, इट मीन्स अष्टांगिक मार्ग। समझ गए? तो अगर हम बात करते हैं 8 फोल्डेड पाथ की, इट मीन्स जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनकी, तो इसका मतलब ये, जैसे हमने बोला कि दुख को समाप्त करने का एक रास्ता भी है, तो यहाँ पर जो दुख को समाप्त करने का जो रास्ता है, जो पाथ है, उस पाथ को हम बोलते हैं 8 फोल्डेड पाथ, इट मीन्स अष्टांगिक मार्ग। समझ गए? तो 8 फोल्डेड पाथ वही मार्ग है, वह रास्ता है जिसके द्वारा, जिस पर चलकर, जिसके प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं, और इच्छा ही क्या है? दुख का कारण है। अब ये 8 फोल्डेड पाथ कौन कौन से हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि राइट व्यू, हमारे जो व्यूज हैं, हमारे जो विचार हैं वो सही होना चाहिए। दूसरा है सम्यक कर्म, यानी राइट इंटेंशन, दूसरा हमारे कर्म सही होना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, यानी राइट स्पीच, हमारी वाणी, हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए। चौथा जो है वो है सम्यक व्यायाम, इट मीन्स राइट, जो हमारा व्यायाम है, जो हमारा एक्शन है, वो भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। फिर है सम्यक आजीव, इट मीन्स राइट लाइवलीहुड, इट मीन्स कि हमारा जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो हम काम करते हैं वो भी सम्यक यानी कि सही होना चाहिए, गलत काम करके जीवन यापन नहीं करना चाहिए। फिर है सम्यक प्रयत्न, इट मीन्स राइट एफर्ट्स, हम जो भी टारगेट हैं उसको प्राप्त करने के प्रयत्न हमारे सही होना चाहिए, ये नहीं कि गलत प्रयत्नों के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। फिर है सम्यक स्मृति, इट मीन्स राइट माइंडफुलनेस। और फिर आखिरी है सम्यक समाधि, इट मीन्स राइट कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? इस तरह से 8 मार्ग हैं, उन पर चलकर हम अपने जीवन से दुखों को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, दुखों को खत्म कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हमने बात करी बौद्ध धर्म की, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के 2 टॉपिक, कौन कौन से? 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्डेड पाथ। ठीक है, तीसरा जो है वो है 10 सील सिद्धांत बताए गए हैं। 10 सील्स दिए गौतम बुद्ध ने, 10 सील का प्रतिपादन किया है। और इन 10 सीलों की अगर हम बात करें तो वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां है महानिषेध। 6ठा है सुखप्रद बिस्तर का त्याग। 7वां है धन का संचय ना करना। फिर है स्त्रियों से दूरी रखना। और नृत्य गान से, नृत्य इट मीन्स डांसिंग और म्यूजिक, इन चीज़ों से क्या करना? दूरी रखना। क्लियर? तो इस तरह से 10 जो है सील सिद्धांत दिए हैं गौतम बुद्ध ने। ये भी गौतम बुद्ध की क्या है? एक शिक्षा। अच्छा, एक और छूटा है, वो है समय पर भोजन करना। टाइम पर क्या करना? खाना खाना, यानी समय पर भोजन करना। ये हमारे 10 सील के क्या है? सिद्धांत है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक टॉपिक और है, एक पॉइंट और है, वो है 3 ज्वेल्स, इट मीन 3 रत्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें 3 ज्वेल्स की या 3 रत्न, तो गौतम बुद्ध ने 3 रत्न बताए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बुद्धम, धम्मम और संघम। क्लियर? तो अगर हम बात करें बुद्ध धर्म में जो भी शामिल होता है, जो भी उस धर्म को स्वीकार करता है, उसे इन 3 रत्न में विश्वास करना, इसे इन 3 रत्नों में आस्था रखना जरूरी होगी। और वो 3 रत्न होंगे बुद्धम, धम्मम, संघम। आप लोगों ने सुना होगा कई बौद्ध भिक्षुओं को ये उच्चारण करते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसका मतलब है कि हम बुद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध में विश्वास करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब है कि हम बौद्ध धर्म में, देखिए बुद्धम का मतलब बुद्ध में, फिर धम्मम का मतलब बुद्ध धर्म में, और फिर संगम का मतलब ये जो बुद्ध संघ है, ये जो यूनियन है, इसमें हमारी आस्था है, हम इसको इसमें अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो इस तरह से 3 ज्वेल्स जो है वो गौतम बुद्ध ने बताए हैं। इस तरह हमने डिस्कस किया गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध धर्म की काउंसिल्स के बारे में, बुद्ध के जीवन के 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, और उनके जीवन का जो पूरा का पूरा जो चक्र है, जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, जैसे टॉपिक्स और हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैसे कि बुद्ध धर्म में के जो लिटरेचर है, बुद्ध धर्म का जो साहित्य है, हमको उसको देखना है हल्का सा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, इंपॉर्टेंट कोई वास्तुकला है, तो उसके ऊपर डिस्कस करना है। तो 2 चीज़ें और हैं, एक लिटरेचर और दूसरा आर्किटेक्चर। क्योंकि देखिए धर्म जो होता है ना,
धर्म में सबसे खास चीज होती है लिटरेचर। धर्म में क्या होना चाहिए, एक तो 3 चीजें होना चाहिए धर्म में। एक तो धर्मगुरु होना चाहिए, भगवान या ईश्वर होना चाहिए, समझ गए, किसी भी ना किसी धर्म में कोई ना कोई ईश्वर होना चाहिए। दूसरी चीज, उस धर्म के लिटरेचर होना चाहिए, उस धर्म का साहित्य होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई रिलीजन है तो वो है कि उस धर्म के पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ स्थल होना चाहिए, समझ गए। इस तरह से हमने जैसे बुद्ध धर्म की बात करें तो हीनयान और महायान सेक्ट हमने पढ़ा। हीनयान सेक्ट किसी भी प्रकार के तीर्थ स्थल में विश्वास नहीं करता, लेकिन महायान सेक्ट तीर्थ स्थल में विश्वास करता है और उनके 4 तीर्थ स्थल हैं। अगर हम बात करें महायान सेक्ट की तो वो 4 बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के स्थानों से संबंधित 4 ऐसे स्थान हैं जिन्हें वो अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। अब गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड 4 जो पिलग्रिम्स है जो महायान सेक्ट में माने जाते हैं वो है, सबसे पहले जहाँ उनका जन्म हुआ, इट मीन्स लुम्बिनी नेपाल में। दूसरा, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इट मीन्स बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो दूसरा पिलग्रिम है। तीसरा, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, इट मीन्स सारनाथ, वो भी बुद्ध धर्म का एक पिलग्रिम माना जाता है। और चौथा है जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, इट मीन्स कुशीनगर, देवरी जिला, उत्तर प्रदेश। इस तरह वो बौद्ध धर्म के 4 क्या हैं, इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स हैं जो महायान सेक्ट जिनको बिलीव करते हैं। क्योंकि हीनयान और महायान में डिफरेंसेस हैं तो हम डिफरेंसेस को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला है कि 2 टॉपिक और हैं जो हमें डिस्कस करना होगा, वो है एक तो आर्किटेक्चर और दूसरा है लिटरेचर। क्लियर? तो लिटरेचर और आर्किटेक्चर की बात करेंगे। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं बुद्ध लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पिटक। 3 पिटक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक और भी लिटरेचर है बौद्ध धर्म का जिनको हम बोलते हैं जातक स्टोरीज या जातक कहानियां। इसके अलावा अलग अलग जो बौद्ध भिक्षु रहे हैं, बुद्ध संत रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है बुद्धिस्ट लिटरेचर या बुद्ध साहित्य की। बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के और दूसरा क्या है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। 2 टॉपिक हैं जो हमको डिस्कस करना है, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर और दूसरा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्ध साहित्य और बुद्ध वास्तुकला। देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले होता है जातक, दूसरा होता है त्रिपिटक, दूसरा होता है त्रिपिटक, तीसरा होता है पाली लिटरेचर और चौथा होता है संस्कृत लिटरेचर। तो 4 चीजें हैं, जातक, त्रिपिटक, पाली लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेचर, पाली साहित्य और संस्कृत। हमें पता है गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, इसलिए लिटरेचर जो लिखा गया है, मैक्सिमम जो लिटरेचर लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा। ऑब्वियसली किसी भी धर्म के भगवान जिस भाषा में को यूज करेंगे, लिटरेचर भी उसी भाषा में लिखा होगा और उन्हीं की बातें ही तो लिटरेचर होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम जातक की बात करें तो देखिए, जातक जो है वो 547 कई जगहों पे आपको 550 मिल जाएगा, तो लगभग 547 यानी 547 जो स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, उनका जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, जातक। इट मीन जातक इज अ कलेक्शन ऑफ 547 स्टोरीज। क्लियर? अब उनके अंदर क्या बात है, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो दीज स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। इन स्टोरीज में, इन कहानियों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित बातें बताई गई है। क्लियर हो गई होगी बातें आप लोगों को? जातक का मतलब समझ गए। जातक इज अ ग्रुप ऑफ 547 स्टोरीज दैट एक्सप्लेन द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं त्रिपिटक की। त्रिपिटकों की अगर हम बात करें तो 3 पिटक लिखे गए हैं जिनकी लैंग्वेज है पाली लैंग्वेज। किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। इन 3 पिटकों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट जो पिटक है वो है सुत्त पिटक, जिसे जो सबसे बड़ा और महान पिटक माना जाता है, जिसे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा है। देखिए, सुत्त पिटक के अंदर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सम्मिलित किया गया। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक जो उनके दूसरे फेवरेट डिसिपल उपाली ने लिखा है, जिसके अंदर बुद्ध धर्म के रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं। जो तीसरा पिटक है वो है अभिधम पिटक, जिसे लिखा मोगलीपुत्तिस ने, जिसमें बुद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है, जो फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स है, रूल्स हैं, उन्हें शामिल किया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और हम बात करते हैं पाली लिटरेचर, यानी पाली भाषा में अगर कोई लिटरेचर लिखा गया है। वैसे तो त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो एक बुक हमने डिस्कस की थी जिसका नाम था अगुंतर या अगुंतर निकाय। तो अगुंतर निकाय जो बुद्ध धर्म का ही एक लिटरेचर है, एक साहित्य है, जिससे हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपद या 16 महाजनपद। क्लियर? तो अगुंतर निकाय भी पाली भाषा में। एक और चीज आप लोग ध्यान रखना, एक और बुक का नाम ध्यान रखना जिसका नाम है मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो, ये भी पाली भाषा में लिखा गया ही एक लिटरेचर है, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु मिलिंद और एक शासक, एक रूलर थे जिनका नाम था मिनांडर। समझ गए? सॉरी, एक बौद्ध भिक्षु नागसेन और एक रूलर जिनका नाम था मिलिंद। समझ गए? तो एक रूलर थे मिलिंद या मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। उनके बीच में जो बातें हुई, उनके बीच में जो डिस्कशन हुआ, चूंकि
जो मिलिंद नामक शासक था उसे नागसेन ने ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। इसलिए उन दोनों के बीच की जो भी बातें हैं उसे उसे नागसेन ने एक बुक में लिखा है, एक ग्रंथ में लिखा है जिसका नाम क्या है, मिलिंद पानो। इसके जो राइटर हैं वो है नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु। क्लियर। तो इस तरह से हमने बात की मिलिंद पानो नामक बुक की। देखिए कुछ और भी लिटरेचर जैसे दीप वंश, महावंश, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही लिटरेचर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में भी कुछ बौद्ध लिटरेचर लिखे गए हैं, जैसे कि बुद्ध चरितम जो लिखी है अश्वघोष नामक बौद्ध भिक्षु ने। तो बुद्ध चरितम की अगर हम बात करें तो वो एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर आ जाता है बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड। क्लियर। इस तरह से हम बात कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं बुद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट लिटरेचर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा बुद्ध आर्किटेक्चर, इट मीन्स बौद्ध वास्तुकला। अब आर्किटेक्चर का मतलब कि अगर कोई भी इमारत, अगर कोई भी मूर्ति अगर बनाई गई है जो रिलेटेड है बुद्ध धर्म से, तो वो सारी जो चीजें आएंगी वो सब किस में आएंगी, बुद्ध आर्किटेक्चर या बौद्ध वास्तुकला में। क्लियर। अब देखिए बौद्ध वास्तुकला में सबसे पहले नंबर पे आप लोग जानते हैं वो है स्तूप या स्तूपा। तो देखिए स्तूप जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं वो समझे। देखिए स्तूप एक प्रकार के रिलाइज टावर होते हैं। रिलाइज टावर मतलब अवशेष मीनार, यानी अवशेषों के ऊपर बनाई गई मीनार। शरीर के जो अवशेष हैं उनके ऊपर बनाई गई जो मीनार है, रिलाइज जो टावर है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्तूप। तो गौतम बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे उनके ऊपर जो इमारतें बनाई गई पत्थरों की या स्टोन्स की, उन्हें क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। क्लियर होगी बात इतनी आप लोगों को। तो स्तूप का मतलब क्या होता है, रिलाइज टावर, जो बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बनाए गए। कुछ फेमस स्तूप है जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, भारूद के स्तूप। अशोक ने अपने जीवन में कई स्तूपों का निर्माण कराया था और भी कई रूरल्स ने कई स्तूप बनवाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दूसरा जो आर्किटेक्चर है बुद्धिज्म का वो है बिहार, BIHAR। बिहार की अगर बात करें तो बिहार किसे कहते हैं। देखिए बिहार उस जगह को कहा जाता है जहां पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो बौद्ध साधु होते हैं, जहां पर वो रुकते हैं, जहां पर जो ठहरते हैं, उनका जो लिविंग डोमेट्री यानी उनके जो रहने का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं बिहार। इट मीन्स लिविंग डोमेट्री ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान। क्योंकि बौद्ध भिक्षु जंगलों में ट्रेवल करते हैं, एकांत में ट्रेवल करते हैं, तो उनके रहने के लिए बरसात में जब वो स्टे करेंगे उनके लिए जंगलों में, पहाड़ों पर कुछ लिविंग डोमेट्री बनाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है बिहार। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा चैत्य क्या बुद्ध आर्किटेक्चर होता है, किसे कहते हैं चैत्य, तो आप लोग बस इतना समझें। जो बौद्ध भिक्षुओं की पूजा करने का स्थान होता है, द प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क आर या बुद्धिस्ट पीपल्स आर डूइंग वर्शिप। तो जिस जगह पर वर्शिप या पूजा की जाती है उस पूजा स्थल को हम क्या कहते हैं, चैत्य कहते हैं। बुद्ध धर्म में उस जगह को क्या कहा जाता है, चैत्य। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, तीन इंपॉर्टेंट चीज, स्तूप, बिहार और चैत्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे पेगोडा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। देखिए पेगोडा किसे कहा जाता है कि तो बुद्ध जो मंदिर होते हैं, जो टेम्पल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पेगोडा। जो ऊपर से डोम शेप में होते हैं ना, गुंबदाकार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पेगोडा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो यूनिवर्सिटी ध्यान रखना, एक नालंदा यूनिवर्सिटी और एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बुद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, इट मींस टीचिंग सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, नालंदा एंड विक्रमशिला। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। तो ये भी दो आर्किटेक्चर हैं, दो वास्तुकला है बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्ध धर्म के टीचिंग सेंटर्स थे वो चूंकि। ठीक है, अगर हम बात करें बुद्ध धर्म के जो मंदिर हैं, जो टेम्पल्स जिन्हें हम मोनेस्ट्री या मठ कहते हैं, तो अगर हम बात करें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या बुद्ध मठों की, तो बौद्ध मठ में कई सारे मठ हैं, वैसे तो अनगिनत मठ या कई सारे नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज जो है इंडिया में और कई कंट्रीज में बने हुए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ताबो मोनेस्ट्री या ताबो मठ। तो आपसे पूछा जाएगा ताबो मोनेस्ट्री या ताबो मठ किस स्टेट में, तो ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। दूसरा है हेमिस मोनेस्ट्री या हेमिस मठ। हेमिस मोनेस्ट्री कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। हेमिस मोनेस्ट्री की बात करें तो ये आती है लद्दाख में, समझ गए। लद्दाख में जो मोनेस्ट्री है वो कौन सी, हेमिस। अगर हम बात करें तवांग मोनेस्ट्री या तवांग मठ की, तो तवांग जो मोनेस्ट्री है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा तवांग मोनेस्ट्री किस स्टेट में आती है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। इस तरह से हमने तीन मोनेस्ट्रीज के बारे में बात करी, और जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है स्तूप, बिहार और चैत्य, उनकी बात की, पेगोडा की बात की, और जो टीचिंग सेंटर्स थे बुद्धिज्म के, जो कि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उनकी बात की। क्लियर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। और अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो जातक, त्रिपिटक, पाली लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर, ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा जो एक टॉपिक था जिसका नाम था बुद्धिज्म, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के बारे में। तो आज के लिए हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं।